नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शपथ ग्रहण के साथ ही लगातार दूसरी बार सरकार की कमान संभाल ली है। उनके साथ 8 मंत्रियों प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य ने भी शपथ ली है। पिछले वर्ष 4 जुलाई को पहली बार मुख्यमंत्री बने धामी को चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले केवल 6 महीने का ही समय मिला। अब उनके सामने 5 साल का कार्यकाल है, जो उनकी कार्यकुशलता, रणनीतिक सोच और राजनीतिक चातुर्य की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। धामी सरकार को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को धरातल पर उतारना होगा। महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, बेहतर कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, ग्राम्य विकास, सशक्त भू कानून, समान नागरिक संहिता, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत विकास, प्रदेश के आर्थिकी में सुधार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर धामी सरकार को काम करना है। वहीं विपक्ष को भी उम्मीद है कि धामी सरकार प्रदेश के लिए इस बार नए आयाम स्थापित करेगी और जो वादे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं उसे धामी सरकार पूरा करके दिखाएगी। व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। हमारा संकल्प है, जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही है, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुँचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, कई मुख्यमंत्रियों से आपने अलग से हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे किसाऊ बांध करना है, इस पर भी कुछ परियोजनाएं हमारी संयुक्त रूप से बननी है। उन सभी पर मैंने आज ग्रुप जो भी हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आए थे, उन सभी से बात की है, सभी ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। सब मिलकर हम लोग आगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी नवनियुक्त मंत्री गणों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोगों के नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर चलेगा और जितनी भी कमी बेशी पिछले 5 साल की रही और घोषणा पत्र में जो बातें आप पूरी नहीं कर पाए, उनको आप अमली जामा पहनाएंगे। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजीव प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दिनेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां आप उनके सामने देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार उन्हें सिर्फ 6 महीने का समय मिला था, अब की बार तो 5 साल उन्हें पूरे निकालने हैं। सर, किस तरीके की बैटिंग आप समझ रहे हैं इस बार उनकी? दिनेश जी। दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताइए। मेरा सवाल आपने सुना सर, या मुझे रिपीट करना है?
नहीं, सवाल क्या था आपका, जरा बताइए। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि अब आने वाले 5 सालों के लिए आप क्या कुछ चुनौतियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो उन्हें सिर्फ 6 महीने का समय मिला था, लेकिन 5 साल बहुत लंबा कार्यकाल है, और ऐसे में किन चुनौतियों से पार पाना होगा इस बार उन्हें? पल्लवी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। जैसा कि आपने कहा, धामी जी को पिछली बार 6 महीने का टाइम मिला। 6 महीने की चुनौतियों के अंदर उन्होंने जो कार्य किया है वो जनता के सामने है, और इनके अपने ही प्रतिमा के लोगों ने इनको नकार दिया। नकार देने के बावजूद भी फिर भी केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी जी ने इनको उत्तराखंड का दायित्व दिया और काम करने का मौका दिया। अब इनके पास 5 साल है। 5 साल से पहले अपने 6 महीने को देखे। 6 महीने के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ना, लेकिन 6 मंथ में इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अब ये ऐसी जगह चुने जहाँ पर इनको दोबारा हार का मुंह दाग देखना पड़े। अगर इन्होंने दोबारा हार का मुंह देख लिया तो इनकी राजनीति बिल्कुल संकट में पड़ जाएगी। पहली बात। नंबर दूसरी बात ये कि पहला चांस इनके लिए नसीब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब है, इलेक्शन हारने के बावजूद भी केंद्र सरकार के नेताओं ने इनके ऊपर भरोसा रखा तो इनको फिर मुख्यमंत्री ने दावा दिया। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। बाकी 5 साल जो उनका घोषणा पत्र जिनके आपने बाकी सामने आया, तो घोषणा पत्र के प्रति ये काम करेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जो इन्होंने अपने साथ मंत्रिमंडल को रखा है, ये सारे मंत्रिमंडल जो इन्होंने बनाया है, जो 8 आदमियों को अनुभव होती है, 8 आदमी के 8 नकली करोड़पति है। कोई इसके अंदर ऐसा आदमी नहीं है जो करोड़पति ना हो। और मेरी भाषा में तो ये है कि ये करोड़पतियों की सरकार है। अगर ये करोड़पतियों की सरकार है कि हमारे 13 जिलों के अंदर 7 आदमी 8 आदमी करोड़पति है, मुख्यमंत्री मिला के 9 आदमी करोड़पति है, तो इनको बहुत संभल के ढंग से काम करना होगा, जिससे कि वहाँ की जनता इनको आगे आने वाले टाइम पे नकारे नहीं, और अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम करे। विभाग को बेरोजगार को रोज दे, महंगाई को खत्म करे। जो कि अभी देखिए जनता के लिए 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। इस चीज को कम से कम लोकल टैक्स खत्म करे, ताकि जिससे सिलेंडर इनको पेट्रोल महंगा सस्ता मिले, ताकि लोगों के लिए अच्छा हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अन्य 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। रविंद्र कुमार जी, महंगाई कम करने का वादा किया था आप लोगों ने तो, लेकिन अब फिर से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट समझें इसका। 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी जीती है तो जनता को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। ये जो सवाल आपने किया है कि जिस प्रकार से दुनिया में एक कोरोना का संकट आया, फिर उसके बाद अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो उसके कारण कई सारी तेल उत्पादक देशों में और गैस प्रोडक्शन कंट्रियों में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो दिक्कत में आई है तेल की वजह से, जिस कारण से ये तेल स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और आपने देखा भी होगा किस प्रकार से अभी रशिया से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सस्ते तेल का एक जो है हमें जो है वो मिला है, और वहाँ पे तेल जो है वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप ये समझेंगे कि तेल और गैस के दामों में शायद संभावना है कि आगे संतुलित नहीं बढ़ेंगे, और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये नीचे भी आ जाए। और रही बात माननीय सुप्रीम जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने अभी काफी सारे सवाल उठाए, और पुष्कर सिंह धामी जी को भी देखते हुए मैं आपको ये कहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा था, और बदकिस्मती से वो अपनी सीट जरूर हारे, लेकिन पूरे प्रदेश में जो जिस प्रकार से प्यार उनको दिया, उनके नाम से जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, 30% बहुमत में पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरी रही बात की विकास कार्य
कैसे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से मंत्रिमंडल हमारा बना है, एक अनुभवी मंत्रियों की एक जिनका संरक्षण और युवा साथियों का नेतृत्व जिस प्रकार से हमारे धामी जी हैं, बहुगुणा है, रेखा आर्या जी है, ये युवा टीम है, धन सिंह रावत जी है, तो ये जिस प्रकार अपनी ताकत और शक्ति के साथ जब काम करने पर लगेंगे अनुभव मंत्रियों के साथ मिलके, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक नई धारा रहेगी। और क्या पलायन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्या बेरोजगारी का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि इनमें हम जरूर जीत हासिल कर पाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े भ्रमजाल के रूप में विपक्ष द्वारा फैलाया गया, जबकि रोजगार सृजन करने के कार्य बहुत सारे गवर्नमेंट ने किए हैं। चाहे वो ये 4 धाम के लिए जो हम धार्मिक डेस्टिनेशन बना रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है धार्मिक पर्यटन का, तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में रोजगार सृजन होने जा रहा है। हमारे ये तो विपक्ष भी तो यही उम्मीद कर रहा है ना सर कि पहले के 5 साल में जो कमियां आपने छोड़ दी वो आने वाले 5 सालों में आप ना छोड़ें, क्योंकि जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले कार्यकाल में भी थे मंत्री, तो तब कहाँ कमी रह गई थी कि वो विकास की गंगा नहीं बहा पाए उत्तराखंड में? इसका जवाब कौन देगा? आपका जवाब लेंगे। एक रिएक्शन हम पहले कांग्रेस पार्टी के नेता से भी ले लेते हैं। राजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मेरे को आवाज। राजीव जी, उम्मीद कर रहा है विपक्ष भी कि धामी सरकार जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो इस बार नए आयाम स्थापित करेंगे उत्तराखंड में विकास के? आप सबको नमस्कार। मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि अभी पिछले 5 सालों में जिस तरह से 3 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, अब आने वाले जो 5 साल है उस समय में क्या हो पाएगा, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी हो जाएगा। और जितना भी समय हमने उत्तराखंड के विकास कार्यों में लगाया है, इन्होंने आगे भी इसी को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा गहन मुद्दा बना हुआ है इस समय। आने वाले समय में अब जितना भी हम देख रहे हैं, ये जितना रोजगार के लिए बोला गया था या जितने भी महंगाई के ऊपर जो वोट पड़ा था, आज बीजेपी सरकार के सामने वो सारा वोट दब चुका है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आ गई है। इस कारण से जिस लोगों ने भी अपने रोजगार को लेके वोट दिया था या महंगाई को लेके वोट दिया था, वो सब बिल्कुल बेकार हो चुका है। लेकिन इसके लिए भी हमें आगे आपसे आना पड़ेगा और इस चीज को बीजेपी सरकार को ये देखना पड़ेगा। राज्य में जो महंगाई हो रही है, ये जो चरम सीमा पे जा रही है महंगाई, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने नोटिस करा है, आज 2 दिन पहले ही गैस के दाम बढ़े, आज पेट्रोल के दाम भी सुनने में आ रहा है बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कि राज्य की जनता देख पाएगी इस बात को, ये बहुत बड़ा एक गहन मुद्दा बना हुआ है। अभी तो सर 1 ही दिन हुआ है मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए, कुछ वक्त तो देना पड़ेगा ना उनको, तभी तो पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे वे। प्रजापति जी। हाँ बिल्कुल, आपने बात भी ठीक बोली है, लेकिन किस प्रकार से देखा जाएगा कि राज्य की जनता कैसे देख पाएगी इन सारी चीजों को? आप क्या मानते हैं कि अगले 6 महीने के लिए कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो सरकार को तुरंत लेने पड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला फैसला उनको लेना चाहिए, ये जो महंगाई का मुद्दा है, ये आम जनता के लिए काफी गहरा मुद्दा है। इसमें उसको लेना ही पड़ेगा कि कम से कम जो महंगाई की दर है वो बिल्कुल कम हो, जिससे कि आम जनता को काफी फायदा पहुंचे। चलिए ठीक है सर, चर्चा लगातार जारी रखेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का महासंग्राम आप देख रहे हैं और चर्चा भी लगातार जारी है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या विचार है आपका? क्या आपको लग रहा है कि धामी सरकार इस कोड को लागू कर पाएगी राज्य में? कहा कि पेट्रोल की बात या डीजल की बात की, पेट्रोल और डीजल जो है मार्केट इंफॉर्मेशन मार्केट में सस्ता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर महंगा है। स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले इसलिए चाहिए कि अगर इसको कंट्रोल करना है, अगर जनता को अपने हक में लेना है, तो सबसे पहले जो लोकल टैक्स है स्टेट के को खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो खुला दे के पेट्रोल और डीजल इनको सस्ता मिले। नंबर दूसरी बात, ये विकास के नाम पर पिछले 6 महीने के अंदर धामी में, जो मैं कहूँगा पिछले 5 साल के अंदर तीनों मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। आज भी हमारी राजधानी की सड़कें, राजधानी की नालियाँ, राजधानी के अब जो काम है वो विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो भी है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो सर पूरा अधूरा ही पड़ा है, अभी उसमें 40% ही काम हुआ है, 60% काम तो अभी भी बाकी है। हाँ जी, तो ठीक है, जो बाकी विकास की बात करते हैं ना, मतलब पूरे 5 साल के अंदर क्या विकास हुआ, जबकि 40% किया है, 60% अधूरा, ये आप भी मानते हैं। और जैसे कि अभी भाजपा ने उसने बोला कि बेरोजगारी दूर हुई, बेरोजगारी पूरी कहाँ दूर हुई? आज भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आगे बच्चों की भीड़ लगी हुई है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है। बाकी कांग्रेस सरकार ने जैसा कि बोला कि पिछले 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले, वो तो सबको मालूम है 3 मुख्यमंत्री बदले। आगे वाले टाइम के अंदर सबसे पहला इनके पास जो मुद्दा है वो ये है कि आने वाले 6 महीने के अंदर धामी जी को जिताना। अगर धामी जी इस बार भी अगर हार गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा इनको। कहीं ऐसा ना हो कि इस 5 साल के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल जाए। इसलिए सबसे पहला इनका जो विकास होगा, विकास से होगा अपने धामी जी को जिताए और धामी जी को इसको कंटिन्यू। तो धामी जी के लिए सेफ सीट आप क्या देख रहे हैं दिनेश जी? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप कौन सी सीट मान रहे हैं जहां से धामी जी के जीतने की उम्मीदें ज्यादा हैं? धामी जी को उस जगह से इलेक्शन लड़ना चाहिए जिस जगह पे इनका जो एमएलए, जो भी एमएलए है, जो सबसे छोटी जगह है जहाँ वोट कम है, उस जगह से इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और वहाँ से जो आपके इनके एमएलए हैं वो अगर रिजाइन देते हैं तभी काम होगा। अगर ये नहीं सोच के चले कि आज 5 एमएलए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जो एमएलए सीट छोड़ेगा सबसे पहले वो ये सोचेगा कि मैं आगे क्या करूँगा, मुझे पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, मेरी सैलरी, महीने की सैलरी का क्या होगा, ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में रखेगा, तब वो रिजाइन करेगा, तब वो धामी जी को अपनी सीट देगा। इस चीज को भी इनको मंथन करना होगा कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि छोटी स्टेट है, 13 जिले है, 13 जिलों के अंदर कौन सी सीट इनको मिलती है किले से और कौन सी वो करती है, ये खुद अपने आप को चॉइस करेंगे। इन्होंने चॉइस किया अपना घर में फिटिंग में, अपने घर से इनको विजय नहीं मिली। अब दूसरी जगह से क्या होगा ये खुद सोचे, तो पार्टी सोचे। ये सोचने का विषय है पल्लवी जी, ये सिर्फ बातें करने का विषय नहीं है। जैसे कि प्रवक्ता जी ने कह दिया नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार यहाँ की क्या करेगी, ईवीएम लगा देगी, ईवीएम के अंदर 100% वोट धामी जी को बढ़ जाएंगे। यही हो सकता है, और तो कोई दूसरा चारा नहीं है। जनता ने नकार दिया, जब अपने घर की जनता ने नकार दिया, दूसरी जगह क्या होगा? पहले तो तय कर दो, आपने विकास करना है, चुनाव जीतना है, पेट्रोल कम करना है, रोजगार देना है, आप तय कर दो ना। आप भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है दिनेश जी कि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, कंफ्यूज नहीं हूँ। दिख रहे हैं आप ना, प्राथमिकता दे नहीं पा रहे। आप प्राथमिकता मेरी समझ में नहीं आ रहा। कभी कह रहे पेट्रोल के दाम कम कर दो, कभी कह रहे रोजगार दे दो। अगले 6 महीने के लिए क्या जरूरी है? अगले 6 महीने के लिए रविंद्र जी क्या जरूरी है, उस पर बातचीत हो रही है ना। तो 6 महीने के अंदर तो ये सभी आ गया, चाहे महंगाई कंट्रोल की बात हो या धामी जी अपने लिए सीट एक निकाल लें ये बात हो, इन तमाम चीजों पर आपकी सरकार को फोकस करना ही पड़ेगा। देखिए आप जिस प्रकार से, मैं इसलिए कह रहा हूँ 6 महीने अगर धामी जी ने जनता को कंट्रोल करना, अपने पक्ष में करना है, तो बिजली और गैस के टैक्स कम कर देने के लिए किचन को सहानुभूति मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, कंफ्यूज आप है, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता है, आपको सोचना है। बिल्कुल आपके। चलिए रविंद्र जी मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करना चाह रही थी। दिनेश जी उस सवाल को अभी ले नहीं पाए हैं। दिनेश जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार है आपका, कब तक लागू हो पाएगा राज्य में ये? सिविल कोड का रास्ते होने में मुझे लगता है कि 1 मंथ लग जाना चाहिए, इनको 1 मंथ के अंदर कम्प्लीट हो जाना चाहिए सिविल कोड पर। बाकी तो अब ये पता नहीं कैसे कराते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। चलिए रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया पिछली सरकार ने, उस सरकार के किए हुए कार्य की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई है। जितने भी महंगाई, ये जितने मुद्दे विपक्ष में चिल्ला के ताकत के साथ सब लोगों को बता, लेकिन जनता विकास के साथ जुड़ी थी,
जनता, मैं ये नहीं कहता कि रोजगार सबको मिल गया, मैं ये भी नहीं कहता जिस प्रकार से विपक्षियों ने ये भ्रम फैलाया कि सभी बेरोजगार हो गए, यहाँ लोग खाली घूम रहे हैं। नरेंद्र जी, आप गलत जगह जा रहे हैं। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए मेरी बात कंप्लीट हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि ये जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है, चाहे सिविल कोर्ट हो, ये यूनियन सिविल कोर्ट हो, चाहे पलायन हो, चाहे चार धाम के अच्छे निर्माण का हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, ये जितने भी चाहे रोजगार हो, इन सारे कामों को भारतीय जनता पार्टी अगर 5 वर्षों से करके दिखाएगी और करेगी। मेरा को इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री बहुत उसके पास योजनाओं का भंडार है। और जिस प्रकार से अभी धामी जी का आप बयान सुनते थे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहाँ आके शपथ ग्रहण के सहभागी बने, उन राज्यों से भी बहुत अच्छे यहाँ पे उद्योगों के, रोजगार के और कई चीजें जो उन राज्यों में एक अच्छी चीजें चल रही हैं, उनको भी हम कैसे अपने राज्यों में लागू करेंगे, इसके विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि उत्तराखंड में बहुत अच्छे नए अवसर खुलने वाले हैं, चाहे रोजगार के हो, चाहे हमारी उत्तराखंड की राज्य की बेशक से छोटा स्टेट है, लेकिन देश में ये आने वाले समय में अपनी अलग पहचान बनाएगा। इससे पहले क्यों नहीं कर पाए सर? अब आपको लग रहा है कि धामी जी के नेतृत्व में ही सारी चीजें हो पाएंगी? आप खुद मान रहे हैं ना कि इससे पहले ये सारी चीजें नहीं हो पाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, आप किसी भी चीज को, हमारे जो पूर्व के रहे नेताओं ने जो काम किए हैं, आज उनकी बदौलत ऊपर चढ़ते हम इस स्थिति पर आए कि आज हम बड़े काम करने के आ गए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ पल्लवी जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप इस चीजों की दिल्ली से देहरादून आने में कभी 8 घंटे लगते थे, आज 4.5-5 घंटे में चले जाते हैं। आने वाले 2024 में 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये जो कार्य, क्या आपकी सरकार के पास खुद की बताने की कोई योजना है रविंद्र जी? क्योंकि जब तक इस मसले पर बातचीत होती है तब आप केंद्र की योजनाएं लेकर बैठ जाते हैं। राज्य सरकार ने ऐसी कौन सी योजनाएं पैदा की हैं जिसकी वजह से राज्य के लोगों को फायदा पहुंचा हो? केंद्र ने तो किया जो किया, राज्य सरकार के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए। पल्लवी जी, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझिए। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खुल जाए, एक बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, कोई पैकेजिंग की इंडस्ट्री, कोई निर्माण की एजेंसी, कोई कंपनी ऐसी आ जाए जिसको अपना प्रोडक्शन पूरे देश भर में कहीं फैलाना है, अगर अच्छी सड़कें होंगी, उसको लगेगा पता कि दिल्ली मेरा 2.5 घंटे में माल पहुंच सकता है यहाँ से बनने के बाद, तो वो क्यों नहीं आके देहरादून में इंडस्ट्री लगाएगा? वो क्यों नहीं आके चंदौली में लगाएगा? वो क्यों नहीं आके पुणे में लगाएगा? जब ऑल वेदर रोड की बेस पे सड़कें खुली होंगी, देहरादून से कर्णप्रयाग पर रेलवे लाइन बिछी होगी, तो ये सब चीजें पुराने हमारे नेताओं ने करा है, जिसके ऊपर आज धामी जी जब आए हैं तो इनको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। चलिए, राजीव प्रजापति जी, आवाज मिल रही है आपको? राजीव जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो दिनेश जी, ये कहना है रविंद्र जी का कि ऐसा नहीं है कि पहले के मुख्यमंत्रियों ने कुछ किया नहीं है, देखना पड़ेगा उनके कामों को भी। पल्लवी जी, आप भी यही है, हम भी यही हैं जी। 3 मुख्यमंत्री बदले गए 5 साल के अंदर, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वरेंद्र जी को भी पता है। भाजपा के प्रवक्ता है, इसलिए भाजपा की कहानी गाएंगे। धामी जी की मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए इज्जत करता हूँ कि धामी एक अच्छा इंसान है। मैं इनको कुशारी जी के टाइम से जानता हूँ, अच्छा मिलनसार व्यक्ति है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ के विधायक उसको सपोर्ट करेंगे या अंदर खाने विश्वासघात करेंगे, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है। मेरी सिर्फ राय ये है धामी जी को एज ए मुख्यमंत्री, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने उनको 10 बार मैसेज भेजा, उन्होंने मुझसे नहीं मिले। मैं इस वक्त आपके चैनल के थ्रू उनको बोलना चाहता हूँ कि धामी जी अपने तरीके से, जिस तरीके से सूझबूझ के साथ आपने कुशारी जी के साथ किया, उसी सूझबूझ के साथ अपने तरीके से काम करे। जनता को अपने हक में लेने के लिए जनता के फायदे के काम करे। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात जो वरिंदर जी कर रहे हैं, ये पिछले 5 साल से कहा नहीं हो इंडस्ट्री। पिछले 5 साल से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के विकास दिखा रहे हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 साल के अंदर विकास किए। ये योजना तो 10 साल पुरानी कांग्रेस के टाइम योजनाएं बनी थी कि ऐसे सड़कें बनेंगी और ऐसा ये होगा, उन्हीं को इन्होंने फॉलो अप किया है। अब अगर ये नहीं तो आप जीत की वजह क्या मान रहे हैं फिर दिनेश जी? अगर कुछ हाथ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के तो ये जीते कैसे? जीत के पीछे की वजह हम आपसे जानना चाहेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या वजह मान रहे हैं सर आप इनकी जीत की? क्योंकि आपके हिसाब से विकास के कार्यों में तो भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, तो ऐसे में जीते कैसे ये? मैं तो कब मना कर रहा हूँ कि वो जीते नहीं है। जीती अच्छी बात है, ये जीती सिर्फ भाजपा लहर और मोदी की पब्लिसिटी, मोदी का प्रोपोगंडा, जिसको प्रचार हम कह सकते हैं, वो उसकी वजह से जीती जनता। क्योंकि विपक्ष ढंग का नहीं है। अगर विपक्ष अच्छा होता तो रास्ता दूसरा निकलता। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल विपक्ष में नहीं काम कर रही, वो अपने धड़े में रहती है, अपने लड़ाई में रहती है, वो किसी का विकास नहीं चाहती। धामी जो है, धामी अच्छा इंसान है, बढ़िया इंसान है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी मेहनत करने वाला यंग है, वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। ये मेरी उसके लिए शुभकामना है और मैं उसके लिए साथ हूँ। अगर मुझसे और धामी की कोई मदद चाहिए तो मैं 24 घंटे उसके लिए तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। राजीव प्रजापति जी, अब आवाज मिल रही है आपको? राजीव जी, उत्तराखंड में विपक्ष कमजोर है ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार का, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होता तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं हो पाती। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। अगर ये पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी बातें को बोल रहे हैं, कुछ समझते ही बोल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं खामी रही होगी हमारी नीतियों में, या हमारे को हम ज्यादा अपडेट नहीं कर पाए इस चीज को। तो ये भी मान सकते हैं मोदी वेक्टर तो चलता है, मोदी जी की जो बात चलती है, मोदी जी का जो नारा है, हो सकता है कहीं हम विफल रहे, लेकिन अब इस विषय में ज्यादा मैं यही बात कर पाऊंगा कि जो कुछ खामियां गई हैं, जो लोगों को एक अपडेट मिला, या ये कह सकते हैं लोगों ने वोट तो कांग्रेस को दिया है, अब वोट कांग्रेस को देने के बावजूद हमारा पक्ष बहुत निचले स्तर पे रहा है, तो कांग्रेस यहाँ पे विफल रही है। इसके लिए अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। तो बड़ी है सर इस बार, आपकी सीटें बड़ी हैं, आपके विधायकों की संख्या बड़ी है, तो इस बात की तो खुशी होगी आपको। मुझे लगता है मेरे को ज्यादा खुशी तब होती है हम जब सत्ता में आते। हाँ। तो सीटें बढ़ना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सत्ता में आना तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए अब नई नीतियां आप लोगों की तरफ से तैयार की जाएंगी, क्योंकि ऐसा अब दिखने लगा है कि शायद जो मुद्दे हैं वो जनता तक आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं। महंगाई के बारे में आपने बात की सर, बेरोजगारी के बारे में आपने बात की सर, लेकिन उन तमाम मुद्दों को नकार दिया जनता ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बातें हमने अपनी तरफ से लोगों को भी पहुंचाई है, हमने अपनी तरफ से सारा काम किया है, हमने बोला है इस विषय में। लेकिन जहाँ तक लगता है कि हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस जगह विफल रहे हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हुए इस चीज को मैं मानूंगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं चलिए ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र कुमार जी, ये बात कही अभी दिनेश जी ने कि भीतर घात से फिर से ना जूझ जाएं पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो खुद को सीएम की रेस में आगे मान रहे थे। तो अब ऐसे में नाराज विधायकों को, नाराज वरिष्ठ नेताओं को कैसे साथ लेकर चल पाएंगे सीएम धामी? देखिए, मैं नहीं समझता कि एक खाली हवा में खर्च है कि नाराज पार्टी में मुझे भी लगता कोई ऐसा नाराज कोई था, और अगर ऐसा होता तो लोगों पे कोई ध्यान देता, कोई कहता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक साल एक सवाल है कि काम सुझा दिया जाता है, नाराज है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल का कोई आधार नहीं। नरेंद्र जी, काल्पनिक होते तो आप बहुत सीट से खड़गराज की सीट पे नहीं आते। मैं आपकी आवाज क्लियर। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी एकता होती तो खटीमा सीट से हारते नहीं धामी।
ये आर और बी इस तरीके से जब कोई मैदान में होता है तो शायद हो सकता है कि स्पीड पे हम अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा नहीं सके, समय नहीं दे सके। लेकिन सच्चाई भी एक ये भी है कि पूरे प्रदेश की जनता ने हमारी आवाज सुनी, उनके रूप में हमें आशीर्वाद भी दिया। कठिना की जनता के बीच में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आपको हम जीतते हैं या हम जीतते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इससे भी सीख मिलेगी और आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा कि ये कमी जो है वो दूर होगी, निश्चित रूप से। कुछ सीटें आपकी कम हुई है सर इस बार, तो उन पर भी आप लोगों को विचार करना होगा कि जो सीटें आपके हाथ से निकल गई वो कैसे निकली। सीटें निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पे हम अपनी बात हो सकता है कि नहीं रख पाए, लेकिन आप ऐसा भी समझे कि सीटें जरूर कम होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से जो लोग चुनाव से पहले ये आंकड़ा ये दे रहे थे, कोई कह रहा था 20 सीटें आ रही है, कोई कह रहा 15 आ रही है ना, तो इस तरीके से पूरा माहौल कई जगहों पे तो यहाँ तक हो गया कि ये कह दिया गया कि सरकार ही नहीं आ रही, और हमारे विपक्षी दलों में तो यहाँ तक स्थिति शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री बनेगा तो इन सारी चीजों को लेकर आ गया। लेकिन हमें अपने लोगों के बीच में, उन लोगों को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा से सरकार हो जाएगी, और कुछ सीटें तो हम बहुत मामूली अंतर से भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपके पास ही वापस लौटना चाहेंगे। सर, चुनावी वादों को पूरा करने की भी चुनौती है, भू कानून और इसके अलावा एक जो बड़ा वादा इन्होंने किया था लव जिहाद कानून को और कठोर बनाना, ये दो भी अहम मसले रहे हैं इस बार के चुनावों में। दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिनेश जी, भू कानून और लव जिहाद कानून को और भी ज्यादा कठोर बनाना, ये दो बड़े वादे भी रहे इन चुनावों में। आप मान पा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन वादों को लागू किया जाएगा? ये लागू बड़ी मुश्किल से होगा, बल्कि जी आप भी हैं, हम भी हैं, हम देखेंगे। ये कानून बहुत दिनों से चल रहा है, उत्तराखंड बने हुए मतलब 20-22 साल होने वाले हैं। शुरू में भी ये कानून लागू करने की कोशिश की गई थी, और अभी भी इन्होंने इस बात को मुद्दे को रखा है और अपने घोषणा पत्र में लिखा है। लेकिन ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों को मिलकर होगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो भाजपा सरकार अपनी हो, कोई भी हो, तो सारे नेताओं को मिलकर तभी होगा। ये कानूनी काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं है। सर, ये भू कानून लटक क्यों रहा है? आप वजह क्या मानते हैं? जानबूझकर लटकाया जा रहा है या कोई और वजह है? इसकी वजह सिर्फ भू माफिया है मैडम। मैं आपको तुम्हें फ्रैंक बताऊं जी, मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के अंदर भू माफियों का रुतबा है। अगर एक आदमी कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो वही आदमी भाजपा को भी सपोर्ट करता है, और उस वजह से ये भू कानून तो बनने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि सरकार जो होती है वो चाहती है बनाए, जो भू माफिया लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं बने, क्योंकि उनका नुकसान होता है। आज आप देहरादून के अंदर भी देख लीजिए, राजनीतिक देख लीजिए, या रुद्रपुर देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, जहाँ ये अच्छी सिटी है, यहाँ पर जितने भी बिल्डर है सब बाहर के हैं जी, लोकल पद भी नहीं है। और जो बाहर का आदमी होगा वो भू कानून क्यों बनने देगा? वो बनने नहीं देगा, लागू करने देगा, और उसका फायदा उठाते हुए नेता लोग विपक्ष में रहकर भी और अंदर रहकर भी। मैं स्पष्ट भाषा बोल रहा हूँ। इसीलिए इनको पहले अपने आप को देखना चाहिए, एक तरफ चलना चाहिए। कानून के अंदर जो काम आज होता है कि ये होना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है नहीं होना चाहिए, सरकारी दल जो है वो कहते हैं ठीक है, 10 पार्टी के हम तो बाकी काम करेंगे, क्योंकि उनको अपनी भी सीट चाहिए। लोग बात जो पेंशन में रोते हैं, ये लोग वेतन पे रोते हैं, ये काम नहीं करते, इसमें वेतन पे रोते हैं कि महीना पूरा और चला जाए। सर, शुरू से ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बार उत्तराखंड में काफी ज्यादा मजबूत है, बावजूद इसके इस फैक्टर को भी धराशायी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और एक बार फिर से वापसी कर ली सत्ता में। एंड मोमेंट पे जो फैसले लिए गए धामी की तरफ से, क्या ये उन्हीं फैसलों का असर है या फिर प्रधानमंत्री की जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई उसने माहौल बदल दिया? मैं बता रहा हूँ मैडम जी, अगर धामी की चाहे तो धामी जी को मैं बहुत सुधारा जानता हूँ। धामी जो शहरी आदमी हिम्मत वाला इंसान है,
अगर धामी चाहे तो सारे काम वो आराम से करवा सकते हैं और कर सकते हैं, बनाए उसके साथ जो एमएलए है वो उसको सपोर्ट करें। जो इनके आपको सपोर्ट करने है, जो इनके जो एमएलए है, अगर ये सपोर्ट करे वो रिकॉर्ड पैदा कर सके तो आज तक पिछले साल में किसी ने नहीं किया तिवारी जी के बाद। जो कांग्रेस के तिवारी जी बन गए तो ठीक बन गए, उसके ऊपर खेल हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा की जनता सरकार हो, चाहे वो हमारी रावत की सरकार हो, चाहे विजय बहुगुणा की सरकार हो, ये उनके ऊपर फायदा करते तो आज ये उत्तराखंड जो है बहुत स्थिति में होता। ठीक सर, ठीक है। राजीव प्रजापति जी, आपके यहाँ तो आपसी सहयोग की कमी मानी जाती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख रहे हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये कहीं ना कहीं ये आपसी एक बात चल रही है, आपसी गुटों की बात चल रही है कि जिससे कि धामी जी अपने पीछे हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली भी बात हो सकती है। और अब देखते हैं आगे ये 6 महीने में क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं धामी जी, क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी सीट को निकाल पाए। लव जिहाद कानून पर सर आपको लग रहा है कि कोई कठोर अब इस बार नियम ऐड कर दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि वो हो पाएगा। जरूरत तो आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि अगर भू कानून की बात आती है, लव जिहाद कानून की बात आती है, या फिर हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके जो विधायक हैं वो सरकार का साथ इन मसलों पर देंगे या फिर नहीं? देखिए, इस विषय में तो मैं आपको ज्यादा क्या बोल पाऊंगा, ये तो समय बताएगा कि हमारे विधायक लोग किस तरह से क्या काम कर पाएंगे या कितना ज्यादा अपडेट उसको दे पाएंगे, ये तो वही इसको ज्यादा बेटर कर पाएंगे। लेकिन राज्य के हित के हिसाब से तो आप समझ पा रहे होंगे ना सर कि राज्य के हित में क्या है और क्या नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि भू कानून राज्य के हित में है या नहीं? भू कानून बिल्कुल राज्य के हित में है ये कहा जा रहा है, लेकिन कुछ गणनाओं को देखा जाए तो कहीं कहीं वो सब इसमें आता भी नहीं है, जिसकी वजह से कानून हो सकता है पास होने में लेट हो रहा हो। और दूसरा ये लव जिहाद का कानून भी जिस तरह से लेट हो रहा है, ये हो सकता है इसी वजह से कानूनों में लग रहा होगा लेट होने में। और खुद दिनेश जी कह रहे थे कि भू कानून पास ना होने की वजह से या भू कानून लागू ना होने की वजह सबसे बड़ी तो यही है कि दोनों ही पार्टियों में भू माफियाओं के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। आप भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी भी इसलिए लागू नहीं कर पाई थी इस कानून को? ये इस विषय में अब मैं आपको क्या बोलूं कि क्या नाम कितनी कठोर बात इन्होंने बोल दी है कि भू माफिया वहाँ बैठे और कानून लाना नहीं चाह रहे हैं, तो उस कानून का मुद्दा उठाया ही क्यों गया कि अगर वो उस तरह से भी नहीं ले दोस्तों की तरफ चाह रहे तो कानून मुद्दा उसका उठाया ही क्यों गया? ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो होगा वो किसी कारणों की वजह से हो रहा होगा कि लेट हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा। रविंद्र जी, पुष्कर सिंह धामी सब कुछ कर सकते हैं, दिनेश जी का ऐसा मानना है, लेकिन जरूरत यह है कि तमाम विधायक उनका समर्थन करें, उनको सहयोग दें। आपसी सहयोग की कमी हो सकती है और इसलिए धामी जी कुछ कुछ कामों में देरी कर सकते हैं। मेरी समझ में ये तैयारी की बड़े-बड़े और इनका मान है, मेरी समझ में तैयारी इस बात को लेकर कैसे संदिग्ध है कि भाजपा पार्टी की सभी विधायक की चुन थी और वो सरकार से धामी जी के लिए रोड़ा बनी, ये मेरे से बड़ा विचित्र सा सवाल है। और मुझे नहीं पता लगता कि ऐसा क्यों ऐसा विचार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी के द्वारा जब वो पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर हाथ करी गई है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे यहाँ के विधायक दल की बैठक हो, उसमें सबसे एक तौर में पुष्कर सिंह धामी जी का नाम था। ऐसे कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई उसकी गुंजाइश नहीं है और आने वाले समय में सभी प्रकार के होम सिविल कोड हो अच्छे तरीकों के साथ। रविंद्र जी, देखिए, जब तक नतीजे सामने नहीं आए थे तो आपसी फूट की कई तस्वीरें आपकी पार्टी से सामने आई। मदन कौशिक पर किस तरह के आरोप लगे ये सबने सुना, सबने देखा, तो उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो ये बातें बेईमानी से लगती हैं सर। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये आरोप लगा रहे थे आपके नेता या प्रत्याशी, उन्होंने माफी मांगी हो अपने आरोपों पर। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत अपने उसमें लिया और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो भी इंटरनल हमारी कमेटी होती है, जांच होती है, उससे उनसे ये भी कहा गया कि भाई अगर कोई आपके पास कुछ चीजें हैं तो आप हमें लेकर आओ। तो ये इस प्रकार की कुछ चीजें ऐसी होती है कभी कभी अपने आप को जो है ज्यादा हाइप करने के लिए या किसी कोई कारण से मन में किसी कारण से कोई दिक्कत होने से वो कई बार आदमी कुछ बोल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सभी तरफ की आवाज थी। तो ये
अनुशासनहीनता के अंतर्गत नहीं आता सर। पार्टी से लिया। रविंद्र जी, तो ये अनुशासनहीनता के अंतर्गत नहीं रविंद्र जी, आता। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, आज वो कानून क्यों नहीं उन्होंने रखा, पेश किया कैबिनेट के आगे? जी 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 जी, क्या कह रहे थे दिनेश जी? आज कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये भू कानून क्यों नहीं रखा कि इसको जल्दी से जल्दी पास कराया जाए? देखिए, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है कैबिनेट में क्या मीटिंग हुई। एक्चुअली में मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बाहर भी हूँ, जब मैं संपर्क में नहीं किया किसी के, मेरी ये जानकारी नहीं है कि कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ओके, चलिए, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आप मानते तो है ना कि ये कानून लागू हो जाना चाहिए। अब आज नहीं रखा गया है तो फिर कब रखा जाएगा? देखिए, ये भू कानून क्यों नहीं रखा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये इससे एक समिति है, एक सुझाव है, जो अच्छे लोगों के सुझाव है। इससे सब चीजों पर चर्चा करने के बाद जो भी उचित होगा, जो पार्टी का डिसीजन होगा, वो आगे काम करेंगे। चलिए ठीक है सर, चर्चा जारी रखेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिनेश, मैं आपसे विपक्ष के बारे में भी जानना चाहूंगी। अब आप विपक्ष का क्या भविष्य देख रहे हैं उत्तराखंड में? और आज तो कैबिनेट मंत्री इनके चंदन राम जी बोल भी रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है, उसके बाद से तो कांग्रेस बैकग्राउंड में चली गई है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैंने पिछली बार भी कहा था जब आपकी डिबेट हुई थी, और आज भी वही बात मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जब तक ये हरीश रावत और ये रावत ग्रुप को हटाएंगे नहीं, अपनी कार्यकारिणी चेंज नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का भविष्य इस तरह गिरता चला जाएगा। इनको सीटें ज्यादा मिली है, इसके लिए बधाई के पात्र है। इनको सीटें और भी ज्यादा मिल सकती थी अगर हरीश रावत अपनी सूझबूझ से काम करते तो। वो अपनी सीट भी बचाते और सीटें ज्यादा भी मिलती और बराबर की टक्कर में बैठे होते ही। लेकिन इन्होंने जानबूझकर पार्टी की और अपनी मिट्टी खराब की है, सिर्फ अपनी गुटबाजी के चक्कर में। अगर ये गुटबाजी खत्म करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को, इनकी हाईकमान को चाहिए कि तुरंत पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दे, पुराने नेताओं को इनको बिठा दे अलग, और नए नेताओं को, भरते हुए यंग लड़कों को लेके आए, और जिससे कि वो पार्टी को और अपनी इज्जत को बना के रखेंगे और अपने प्रदेश की इज्जत बना के रखेंगे। ये तीन धड़ों में जो कांग्रेस बट गई सर उत्तराखंड में, एक तो अभी आसपास उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है कि इन धड़ों को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए। उसके अलावा हरीश रावत का अभी भी सत्ता से मोह भंग नहीं हो रहा है। उनकी पूरी उम्मीदें हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की। मैं वही कह रहा हूँ ना पटरी जी, इस चक्कर में तो उसने अपनी सीट दबाई और अपने को जिताने के चक्कर में अपने कई सीट ऐसे आदमी थे जो इंडिपेंडेंट लड़े और जीत गए। अगर ये उनको सीट देते तो इनकी संख्या भी ज्यादा होती और ये विपक्ष के मजबूत साझेदार भी होते। प्रीतम ग्रुप अपनी जगह जाता है, हरीश रावत अपनी जगह जाता है, अपना क्या है हरेंद्र बिरसा जाता है, उपाध्याय जी अपनी कहानी जाते हैं। हर एक आदमी अपने अपने जुगाड़ में लगा रहता है। ये हरीश रावत जी को पूछिए कि उपाध्याय को क्यों निकाला, हरीश रावत जी से ये पूछिए अनिल शर्मा को टिकट क्यों नहीं दी, हरीश रावत से ये पूछिए कि अपने उसको रणवीर रावत की जगह अपने आप को क्यों लड़े, वो जीत गए, तुम हार गए, तुम्हारा चेहरा जीत गया। अपने आप को अपने गिरेबान खोल के देखेंगे नेता लोग, अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये है। और फिर कहते थे कि मैं आगे इलेक्शन ही लड़ूंगा और मैं पार्टी को निष्कासित कर दीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए। इन चीजों से थोड़ा पेट भरता है मैडम, काम करने से पेट भरता है, बिल्कुल बातें करने से पेट नहीं भरा करता। अभी सर ये भी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट में जगह ना मिलने से पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल खासे नाराज हैं इस समय। हाँ बिल्कुल नाराज है वो कौन से जातीय संतुलन की बात कर रहे हैं सर? क्योंकि उनका ये बयान आया है कि इस बार का जो कैबिनेट गठन हुआ है उसमें जातीय संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि कैबिनेट मीटिंग को मजबूत करना चाहिए, जैसे सबोत बुनियाद को नहीं रहना चाहिए था। तो फिर क्या अब ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि चुफाल को राज्यसभा भेज दिया जाए? राज्यसभा का ये भाजपा का पक्ष में जाकर है, लेकिन मुझे तो नेतृत्व से करना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर देखेंगे, राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो बलौनी की बनेगी, ये मैं आपको आज बता देता हूँ।
चलिए ठीक है। रविंद्र जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के नेतृत्व से जरूर पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी। बिशन सिंह चुफाल जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे और काफी पुराने हमारे अनुभवी नेता है। और उन्होंने अगर किसी बात के लिए बात करी है, पूछा है सवाल, तो ये निश्चित रूप से इसका पार्टी संज्ञान लेगी कि उनके मन में अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि मैंने उनका अभी तक बयान सुना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मैं किसी विषय से बाहर आया हुआ हूँ, मैं इस न्यूज चैनल को देख नहीं सका, ना मुझे इसकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से ऐसा मुझे पता लगा है। तो जरूर इस विषय पे पार्टी और वरिष्ठ नेता हमारे संज्ञान लेंगे कि क्या हमारे इतने वरिष्ठ नेता के अगर कोई है तो उनके मन में, तो इस बारे में जरूर चर्चा होगी। पर बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी आप लोगों पर भारी भी पड़ सकती है सर। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो विधायक के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जगह तो उन्हें देनी पड़ेगी, आखिरकार वरिष्ठ नेता है चुफाल जी। देखिए, ये सब चीजें हमारे जो है नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसको जगह देते हैं, क्या करते हैं। और ऐसा नहीं है, बड़े अनुभवी नेता वीरेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि चुफाल जी विभिक्षण का रोल अदा करे। क्या कर रहे? मैंने कहा कहीं चुफाल जी ऐसा तो नहीं कि पार्टी में विभिक्षण का रोल अदा करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पार्टी के बड़े अनुभवी नेता हैं और बड़े पुराने, आज पार्टी जो इस मुकाम पे है कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की वजह से है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ठीक है, वो उनके मन में कोई सवाल हो सकता है, उसे जरूर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान दिया होगा और इसका जो भी उससे समाधान होगा करेंगे। चलिए दिनेश, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें बीजेपी के, तो उस समय जो इन लोगों ने अपना दृष्टि पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के भी कई काम अभी अधूरे हैं। उसमें से एक हर घर नल जल योजना है, इसके अलावा गांवों को सड़क से जोड़ने की जो योजना थी, इसके अलावा तमाम जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं उनमें सीसीटीवी लगाने की योजना थी। ये ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं जो शुरू तो हुई हैं लेकिन इनका काम पूरा नहीं हो पाया है। तो नया घोषणा पत्र प्लस पुराने घोषणा पत्र, इन दोनों को मिलाकर काम पूरा करने की जिम्मेदारी है इस बार भारतीय जनता पार्टी पर। जिम्मेदारी तो है, लेकिन होगी तब लगा काम। जब ये करेंगे, होने की संभावना तो है, करने को तो कुछ छोटे छोटे काम है ये हो सकते हैं, लेकिन ये करने की इच्छुक तो हो, जब वहाँ का एमएलए उसमें इंटरेस्ट ले तभी तो। मैंने पहले ही कहा कि जब तक एमएलए धार्मिक जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, धार्मिक जी का साथ नहीं करेंगे, कंधे से कंधे मिला के नहीं चलेंगे, तो धार्मिक जी का भी वही हर्ष होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हुआ है। और सर 2017 में वादा किया था लोकपाल लाने का। लड़का हिम्मती है, मेहनती है, मैं उससे पुराना जानता हूँ, वो थोड़ा सा हिम्मत से काम ले, अपने आदमियों को अपने राय के साथ चलाने की कोशिश करे। हर आदमी एडवाइजर बनने की कोशिश करेगा, जितने भी चारों के चारों है, सतपाल महाराज जी भी हैं, अपने हमारे उनियाल जी भी हैं, सबोध उनियाल जी हैं, धन सिंह जी हैं, ये उनको राय देने की कोशिश करेंगे, जो काम पूरे ना होने की वजह से उनको गलत रास्ता दिखाएंगे। और धार्मिक जी को इस वक्त जो है अपनी सूझबूझ से अपने तरीके से काम करना चाहिए और ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। ये मेरी इच्छा भी है और मेरे दिल से आवाज भी निकल रही है कि लड़का काम करेगा, लेकिन तब जब इसके सपोर्टर, जो इसके एमएलए है, इसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो इसको सपोर्ट करे और जहाँ जिस इलाके में काम होना है वहाँ का विधायक भी कंधे से कंधा मिला के चले, तभी ये सारी योजना सफल हो सकती है। ठीक है दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।